बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं भी खैरियत से हूं और वापस आ गई हूं आज। तो बेसिकली आज तो वैसे हमजा मेरे से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर कर रहा था। मुझे एक इंटरेस्टिंग भी लगी और हैरान कुन भी, मतलब कि ये और थोड़ा सा अफसोस भी होता है, थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि ये क्या चीज़ है, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं ना। तो हम हमेशा से इस तरफ जा रहे हैं वैसे, किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब हमने एक ना नई जगह ढूंढ ली है एक्चुअली। वो हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। हुआ ये कि कल मैं सेकंड डोज लगवाने के लिए गया एक्सपो सेंटर में कोरोना की। तो वहाँ पर इंतज़ामात तो खैर बेहतरीन थे, बस 5-7 मिनट लगे और उसमें आपको डोज़ लग गई और आप डोज़ लगवा के अपने सेकंड डोज के लिए, तो अब वो आप निकल रहे होते हैं। तो वो अब मैं निकल रहा था, मैं देख रहा था कि अब वो इतने बेहतरीन इंतज़ाम है ना कि आप जब जाते हैं, क्योंकि हमने आपसे बात भी करनी होती है, तो आप बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है, ताकि इंतज़ाम देखे जाएँ, उनकी निशानदेही भी की जाए अगर आपको कहीं पे कोताही लगे। लेकिन वैसा मामला तो नहीं लगा, कोताही नहीं लगी, बड़े बेहतरीन इंतजामात थे। हमजा ने कहा जो इंतजामात हैं वो A1 थे, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑब्जर्वेशन में जब रखते हैं 10 से 15 मिनट। हाँ जी, वो ऑब्जर्वेशन वाला एरिया मैं वहाँ पर देखा, वहाँ पर खैर अब लोग उस तरह से नहीं रुक रहे। हमजा को उन्होंने ऑब्जर्वेशन में 10 से 15 मिनट रखा, लेकिन हमजा ने वहाँ पर बहुत कुछ ऑब्जर्व किया 10-15 मिनट। वहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया जी? वहाँ पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इतना बेहतरीन वैक्सीनेशन सेंटर, क्या बेहतरीन, अंदर जाते हैं आपको अच्छा लगता है कि बड़ी साफ़ जो है जगह है और बड़ा साफ़ सुथरा सा वैक्सीनेशन सेंटर है। वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा हूँ या फिर मैं किसी पब्लिक टॉयलेट में चला गया हूँ। मामला ये था कि वहाँ पर भी लोगों ने वो अशार लिखना शुरू कर दी हैं। सिर्फ इस वजह से हमजा को लगा, वरना वहाँ पर माहौल साफ सुथरा था, इंतजामात बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन पाकिस्तानियों की वजह से मुझे ये लगा कि वहाँ पर अशार लिख दिए गए। भाई वहाँ पर भी अब आप शेर लिख रहे हैं, जिस तरह से हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या किसी भी कोई ऐसी चीज़, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर जी पब्लिक जाती है, तो वहाँ पर हम लिख देते हैं कि जी मैं एक दिन लौट के आऊँगा, या पता नहीं कोई अशार जो आपको समझ आते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, अपना नंबर तक शेयर कर देते हैं। तो हमने वैक्सीनेशन सेंटर को भी नहीं छोड़ा और वहाँ पर भी हमने अशार लिखना शुरू कर दिया। खैर एक ही शेर था, मैं बाकी ढूंढता रहा, बाकी कोई नहीं था, पर मुझे एक तस्कीन भी हुई, चलो कोई शख्स वैक्सीन लगवाने तो आया होगा कि जो इधर इंतजार कर रहा होगा, निशानी छोड़ के चला गया, अपनी निशानी छोड़ दी। ऐसा मत किया करें। इतनी वो अच्छी जगह है और मतलब हर जगह ही बहुत अच्छी होती है, और आप उधर जाके अपने ख्यालात का इजहार करना दीवारों पर शुरू कर देते हैं, आप दरवाजों पर शुरू कर देते हैं। अपने ख्यालात का जो इजहार है वो अपनी नोटबुक रखें, उसके अंदर सारा कुछ करें। और मेरा ख्याल है कि पब्लिक जो प्लेसेस हैं, ख़ास तौर पर इस किस्म की जो प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर जहाँ पे आना जाना लोगों का होता है, वहाँ पर इस किस्म के अशार वगैरह नहीं लिखने चाहिए। ये एथिक्स के थोड़ा अगेंस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। अब उधर हेल्थ वर्कर्स हैं, वो आपको ये तो नहीं कहेंगे कि अब आप ये क्या कर रहे हैं, या ये बात कोई समझाने वाली है आपको। लेकिन खैर वो एक ही मुझे इस तरीके का नज़र आया, एक दीवार सी थी कि जिस पर ये लिखा हुआ था। तो ऐसा मत किया करें पब्लिक प्लेसेस पर जाते हुए, पब्लिक मकामात पर जाते हुए, ये जो हम अपनी निशानियाँ छोड़ जाते हैं ना, ऐसा हरगिज़। ये हम ये भी नहीं कह सकते कि इसकी बच्चे का काम है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो एक उम्र जो उसकी है वो तयन की टारगेट है, इस जो है 17 एज से या 19 एज जो ईयर्स ऑफ एज है, इससे आगे की है। तो अब देखें कि इतने मतलब इसी एज के दौरान जो लोग हैं, कोई बड़े लोग हैं, बच्चे नहीं हैं, समझदार लोग हैं जो कि ये सारे बड़े ये काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत किया करें। खैर ये तो वैक्सीनेशन सेंटर की मैंने बात की है। आप जब भी कहीं पर जाते हैं तो अपना घर समझा करें, हर जगह को अपने घर की दीवारें समझा करें और उनको इस तरह से गंदा मत किया कीजिए। हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, और पाकिस्तान में कोरोना का 3.5 माह बाद बड़ा वार, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हम देखें तो मोहलिक वायरस 141 ज़िंदगियाँ निकल गया, जो कल हमें हमारे सामने नंबर्स आए थे। अच्छा इकरा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा। हॉल नंबर 1 है जहाँ पर सेकेंड डोज लग रही थी, और हॉल नंबर 3 है जहाँ पर फर्स्ट डोज लग रही थी। तो हम लोगों ने तो हॉल नंबर 1 में जाना था, क्योंकि हमने सेकेंड डोज लगवानी थी, अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी थी। वहाँ पर मैंने देखा अच्छा खासा रश था, यानी कि रश इतना था कि लोग आए हुए थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेकेंड डोज वालों की इतनी बड़ी तादाद होगी, और फिर सिर्फ देखने के लिए हॉल नंबर 3 में गए।
कि हॉल नंबर 3 जहाँ पर फर्स्ट डोज लग रही है और जब ये कह दिया गया है कि सख्तियाँ कर दी जाएंगी, पाबंदियाँ लग दी जाएंगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लंबी लाइनें लगी होंगी और वहाँ पर रश बहुत ही कम था। और अभी देखें बड़ी तादाद में लोग खुद को वैक्सीनेट जिन्होंने नहीं करवाया वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और वो पहली डोज लगवाने के लिए नहीं आए हुए थे, यानी ये वो लोग रह गए हैं जिनको ज़बरदस्ती लगवानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो जो अब रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं और जितना उन्होंने कहा है कि जी अब 30 अगस्त के बाद से जो जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए ही है जो कि नहीं लगवा रहे। खैर वो लगेंगी तो मेरा ख्याल है कि लोग फिर वो उसके ऊपर अमल करेंगे और जो है अपनी वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को। तो जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराना चाहिए क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ रहा है कोविड की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिसबाह-उल-हक, उनका कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया और वो अब वेस्ट इंडीज़ में ही करंतना मुकम्मल करके वतन वापस आएंगे। और पंजाब में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद तेज़ किया गया है। बिल्कुल ऐसे गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो एक दिन में रिकॉर्ड 51,236 शहरियों ने वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। और दूसरी जानिब अगर बात करें सऊदी अरब की तो कोरोना वायरस के खिलाफ चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की भी मंजूरी अब दे दी है। हाँ जी, यानी कि मुझे तो बड़ी तसल्ली हुई जिस वक्त मैंने ये खबर सुनी है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसिनो की भी इंशाल्लाह मंजूरी दे दी जाएगी। खैर अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कोरोना की मंजूर शुदा वैक्सीन की तादाद अब 6 हो गई है, जिनमें एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडर्ना पहले से शामिल थी और अब इन दोनों को भी शामिल कर लिया। बिल्कुल, सऊदी वजारत सेहत का ये कहना है कि ऐसे अफराद जिन्होंने अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन जो है साइनोफार्म या साइनोवैक लगवा लिया है ना, उनका कोर्स मुकम्मल कर लिया, उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि उन्हें अपने मुल्क की मंजूर शुदा बूस्टर डोज भी लगवाना होगी। हाँ जी, बूस्टर डोज के हवाले से बात तो लाजमी तौर पर अब की जा रही है। अगर हम बैनुल-अक़वामी आलमी सतह पर देखें, हम बात करेंगे जो इस वक्त मौजूदा कोरोना की सूरत हाल है। पी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैंने अपना एक ऑब्जर्वेशन कह लें या तजर्बा कह लें शेयर किया। कल मुझे फ़र्स्ट डोज़ लगवाने वाले लोग बहुत ही कम तादाद में नज़र आए। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों को ये था कि हमने वैक्सीन लगवानी है वो शायद ख़ुद को वैक्सीनेट करवा चुके हैं और अब जो सख्तियाँ की जा रही हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं क्योंकि शायद अब लोगों को घरों से निकालना पड़ेगा कि वैक्सीनेट हों? बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है उन तो वैक्सीन लगाना पड़े और उसमें मजबूरी ये है और जो साइंस है वो ये है कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और 3 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है और एक शख्स ने वैक्सीन अगर घर पे नहीं लगाया है तो वो खतरा है, क्योंकि वो फिर जो है ना आपको वो लेकर आएंगे बार बार कैरियर होंगे, जरासीम लेकर आएंगे, कोरोना वायरस लेकर आएंगे, कैरियर हो गए। यस, और फिर आपको जो है इन्फेक्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम है, इसलिए घर का हर फर्द को लगाने, महल्ले के को लगाना पड़ेगा, बीमारी का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो सके। अदरवाइज ये प्रॉब्लम फिर रहेगी और जो लोग किसी न किसी बहाने नहीं लगा रहे हैं वो है। मैं एक चीज़ और बताता चलूं कि मेरी नॉलेज में ये बात आई है कि लोगों ने जो सिम के डर से जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं उसकी भी तोड़ लोगों ने करा ली है कि अपने सिम को उसके नाम पे कर दिया गया है जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है घर में किसी ने या किसी रिश्तेदार ने, तो खुद वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो एक ये है सिस्टम। मैं समझता हूँ कि आगे चल के हुकूमत इन तमाम चीज़ों को, हुकूमत के नॉलेज में ये बात है और हुकूमत इसका जो है वो एंटीडोट ढूंढ रही है कि तमाम वो लोग जो कि किसी न किसी तरह से वैक्सीन लगाने के हक में नहीं है उनको वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। ये तमाम लोग ये अच्छी तरह से समझ लें और उसी में हमारी बचत है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते तो आपने जैसे अभी इंट्रो में कहा कि इस बीमारी में जो अभी वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, इसमें लोग ज्यादा इंतकाल कर रहे हैं। आप अपने प्यारे दुलारे को आप खो देंगे। आप उनको मिले या उनसे पूछे जिनके घर में इंतकाल हो गई लोगों को, तो ये उनको दिल से पूछें कि वो क्या है। और चलते फिरते लोग चले गए, बिल्कुल ठीक थे, 2 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे और मुझे बताया गया कि जी उनको बुखार हुआ, नज़ला जुकाम हुआ और फिर उन्होंने अपना काम जारी रखा और अचानक वो गिर गए, बुखार में लेट गए और उसके बाद फिर पता चला कि जी वो कोरोना हो गया है। और जब फेफड़े का एक्सरे हुआ 4 दिन बाद तो पता चला कि उनका तो हाफ ऑफ द लंग्स जो है वो अफेक्टेड है। फिर अस्पताल गए और फिर वेंटिलेटर और उसके बाद इंतकाल हो जाता है। तो ये 5-6 दिन के अंदर लोग इंतकाल कर रहे हैं। इवन के डॉक्टर्स भी
इससे बचे हुए नहीं हैं, वो भी इंतकाल कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के हवाले से कि ये इतनी जल्दी इसका एक तो जो इंसानी जिस्म पे ये असरअंदाज होता है कि 4 दिन के अंदर अंदर इंसान को पता ही नहीं लगता और उसके जो लंग्स हैं काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट होंगे और किस तरह से इंसान जो है, हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे कि ये जो है आम फ्लू है और ये आम बुखार है और 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा? हम लोग किस तरह कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। मैं समझता हूं कि ये तमाम लोगों को मालूम करना चाहिए, पता होना चाहिए कि वायरस कोई भी हो, किसी किस्म का वायरस हो, जो नज़ला जुकाम का वायरस है जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, अगर वो भी वायरस है तो भी उसका इलाज यही है कि आप रेस्ट करें, आराम करें। वायरस जो है तो पुराने जब नज़ला जुकाम होता था आज से 30-40 साल पहले, तो वो एंटी एलर्जी या कुछ ऐसी दवा की दी जाती थी जिससे कि लोगों को नींद आती थी, सुला दिया जाता था। मकसद सिर्फ यही कि अब जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है, हम पायलट को भी, ड्राइवर को भी एंटी एलर्जी देते हैं नज़ले जुकाम में कि वो सडेट नींद नहीं लाता है। लेकिन कोरोना वायरस का वही फार्मूला है कि शुरू में अभी जो वेरिएंट है ये शुरू में हल्का फुल्का नज़ला जुकाम, गले की खराश, तो लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं मैंने जो है ना डॉक्टर साहब परसों मैंने लस्सी पी ली थी, परसों को शादी में गए थे, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो उसकी वजह से गला खराब हो गया है। आप खुदारा ये इन चीजों पे ना जाए। अगर आप थोड़ा सा अपने काम को रोक लें और 1 दिन 2 दिन रेस्ट कर ले तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। मैं नहीं कह रहा कि कोरोना ही वायरस होगा, आपको इन्फ्लुएंजा वायरस भी होगा तो भी रेस्ट कर ले। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज है कि जिस तरह से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, सऊदी अरब की जानिब से साइनोवैक और साइनोफार्म को मंजूर किया जाना, आप समझते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है? और अब आप समझ रहे हैं जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा था कि शायद ग्लोबली तमाम वैक्सीन को तस्लीम कर ही लिया जाएगा आखिरकार? ये बिल्कुल होगा जी। मैं WHO के साथ लिंक में हूँ। डॉक्टर टेड्रोस को हमने एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आज से 2 महीने पहले भी खत लिखा था जब ये पाबंदी लग रही थी। हर मुल्क अपने अपनी वैक्सीन जो वैक्सीन उनके मुल्क में लगी है उसकी इजाजत दे रहा था। तो उस वक्त हमने यही बात कही, उनसे दरखास्त की कि वो वैक्सीन जो कि WHO ने रिकॉग्नाइज की है उस वैक्सीन को पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं होगा कि जी हमारी वाली वैक्सीन लगा के आओ। तो आप देखिएगा, मैंने पहले भी ये बात की थी कि साइनोफार्म और साइनोवैक और इवन के कैनसाइनो या पाकवैक भी ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगा आगे चल के, आप देखिएगा। और साइनोफार्म साइनोवैक की तो एफिकेसी अभी भी लोग मान रहे हैं कि उसकी एफिकेसी बड़ी स्ट्रांग हो रही है, इवन की डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी। हमारे पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं, जो डाटा है वो ये शो कर रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो 85% बीमार हो रहे हैं, 85% टू 90%। और जिन्होंने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और लुबे-लुबाब बात का यही होता है, हम आपसे यही बात करना चाह रहे होते हैं कि ख़ुद को वैक्सीनेट जल्द अज जल्द करवाएं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पहलू भी दुरुस्त है कि अगर फैमिली में 4 लोग हैं और 3 वैक्सीनेटेड है और 1 नहीं है तो चारों ख़तरे में फिर भी हैं, तो चारों को वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसीलिए इसका हल यही है सिर्फ कि जल्द अज जल्द जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि 30 अगस्त के बाद वैसे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग जाएंगे उन लोगों पर जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डॉलर की कोई समझ नहीं आ रही है, उसकी मतलब के कदर में इजाफे पर इजाफा होता चला जा रहा है। रुपए के मुकाबले में डॉलर तकरीबन 1 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया और बुध के रोज़ इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 1 रुपये 9 पैसे तक महंगा हुआ। अच्छा, 9 पैसे महंगा होकर अब 11 माह की अगर बात करें तो बुलंद तरीन सतह पर अब पहुंच गया और 166 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ, जबकि गुज़श्ता 4 माह के दौरान इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 14 रुपये महंगा हो चुका है। हाँ जी, और इससे कबल गुज़श्ता साल सितंबर में डॉलर 166 रुपये की सतह पर देखा गया था। और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक दरामद कुनंदगान की जानिब से डॉलर तलब बढ़ने और गैर मुल्की अदायगियों के सबब डॉलर कीमत में मुसलसल इजाफे का अब रुझान जारी है और डॉलर महंगा होने से
दरामदी अशिया, जिसमें सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि 15 दिनों बाद जो रिवाइज़ कर दी जाती हैं वो कीमतें पेट्रोल की, डीजल की, अब हम खुर्दनी तेल की बात कर लें, दालों की बात कर लें, मोटरसाइकिल की बात कर लें, गाड़ियों के पार्ट्स की बात कर लें, सब कुछ महंगा हो जाता है। बिल्कुल सब कुछ महंगा हो जाएगा। और स्टेट बैंक के हवाले से मतलब अगर देखा जाए तो इस हवाले से स्टेट बैंक को कोई अब स्टेप लेना होगा, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि इसे कंट्रोल किया जा सके। देखें इकरा, जैसे ही डॉलर महंगा होता है आपके कर्जे जो हैं वो बढ़ जाते हैं, एग्जैक्टली अमाउंट वो बढ़ जाती है। तो ये सारी सूरत हाल है। और जब बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि मौशी हालात बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं, अब तो खैर IMF की अगली किस्त के हवाले से भी जो चीज़ें सामने आई थी, तो ये मामला क्या है, क्या उस किस्त के भी कुछ असरात हैं, IMF प्रोग्राम में जाने के भी कुछ असरात हैं, इस हवाले से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम ये देख लेते हैं कि सरमायादार बिज़नेस कम्युनिटी क्या इस हवाले से सोच रही है। शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उन बात करेंगे। शराज बताइएगा, डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी की ख़ास तौर पर बात करें तो उनके क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, डॉलर एक दफ़ा फिर जो है वो बेलगाम हो चुका है और गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये से ज़ायद जो है वो महंगा हुआ, जिसके बाद 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपये 29 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। अगर पूरे 3 साल के अगर हवाले से बात की जाए तो PTI की गवर्नमेंट जब से आई है उस वक्त तक जो है वो डॉलर तकरीबन 45 रुपये महंगा हो चुका है, जिसके असरात जो है वो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ पर जहाँ नज़र आ रहे हैं। वहीं मुल्क में महंगाई की जो शरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इजाफा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से जो हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है और इसका जो असरात हैं वो आने वाली दिनों में बहुत ज़्यादा अशेख रोनोश पर पड़ेंगे। साथ ही साथ जो तरसीलात है, पेट्रोल की कीमत है, इसके अलावा दीगर दरामदी अशिया है, सनतों के लिए खाम माल की दरामदाद है, उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा और खाने पीने की अशिया से लेकर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जितनी भी अशिया हैं उसकी कीमतों में इजाफा देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो डॉलर की कदर बढ़ी है उससे मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा जो कर्जे हैं वो 1500 अरब रुपए तक जो है वो बढ़ चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक एक तरफ हुकूमत तो बुलंद बांग दावे कर रही है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, माशी अशारिये बेहतरी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है, जबकि IMF की जानिब से 2.75 बिलियन डॉलर की रकम भी मौसूल हो चुकी है स्टेट बैंक को। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो उसका जो प्रेशर है वो रुपए पर आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त जो है डॉलर बुलंद तरीन सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकार शदीद इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, जिन्होंने नई LCs खोली हैं, जिन्होंने अपने शिकार हैं। बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। हम सारे मामले पर बात करेंगे। माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाहिद साहब। तहरीक इंसाफ हुकूमत तो डॉलर्स की खरीदो फरोख्त पर किसी किस्म की भी रोक टोक और मॉनिटरिंग ना होने का दावा करती है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो प्राइस है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप क्या वजह समझते हैं इसकी? देखिए, इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है मईशत को इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि दीपा पोती की मईशत, और स्टेट बैंक और हुकूमत खुद उन इस्लाहात को करने के लिए तैयार नहीं है जिसका उन्होंने वायदा किया था, क्योंकि उससे ताकतवर तबकों के मफादात पर ज़र पड़ती है। तो दीपा पोती की मईशत है नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है जिसको आप डिस्काउंट रेट कहते हैं उसको मसनूई तौर पर बेतहाशा कम कर दिया है और बड़े फखरिया दावे किया था पिछले साल कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी हमने की है। तो जो आप ज़रूरत से ज़्यादा कमी करेंगे, जो कि अफरात ज़र की शरह ज़्यादा है और डिस्काउंट रेट जो है वो कम है, तो जो कर्जे ले रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जो 3 करोड़ लोग हैं उनसे तकरीबन 550 अरब रुपया एक साल में कानून को तोड़कर कम दिया गया है। जो बैंकों में खाते रखते हैं उनको आप दे रहे हैं 5.5% और अफरात ज़र जो है 9% है, जबकि फरवरी 2020 में उनको मिल रहा था 11.25। तो ये जो मसनूई शरह सूद है ये बरकरार रखना जो है मईशत के लिए तबाहकुन है। तीसरी बड़ी अहम बात है कि जो रिजर्व्स के हम दावे कर रहे हैं कि हमारे रिजर्व तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये रिजर्व्स हमने कमाए नहीं है। आप अगर महंगी शरह सूद पर कर्जे ले लेते हैं, प्लेसमेंट्स करा लेते हैं और आपके जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो अभी आपको कर्जे वापस करने हैं वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारे नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो हैं जिसको तारीखी कह रहे हैं ये माइनस में है। बहुत बड़ी अहम बात है कि, और चौथा ये कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा रेमिटेंसेस पर इन्हिसार कर लिया और आमदाद की तरफ तवज्जो नहीं की। अब देखिए ट्रैवलिंग शुरू हो रही है, वैक्सीनेशन आ रही है, तो जो तरसीलात हम आ रही हैं उसमें इजाफे की रफ्तार कायम नहीं रहेगी।
और ये भी जो तफसीलात हैं ये इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) भी है, यानी ये सारा पैसा जो हमारे पास आता है वो पाकिस्तान में नहीं आता। देखिए सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था, बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 में पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज आई वो 19.9 अरब डॉलर की थी। ठीक है, ये पैसा आ गया, लेकिन उसी साल मुल्की कानून के तहत लोगों ने चोरी का पैसा, जायज पैसा, नाजायज पैसा, उससे मार्केट से डॉलर खरीदे, डिमांड बढ़ गई, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा किया और उसको बाहर भेज दिया। 15 अरब डॉलर एक साल में बाहर चला गया। तो जो आप रेमिटेंसेज लेते हैं उसमें 111(4) भी होता है जिससे टैक्सों में नुकसान होता है और वो पैसा चला जाता है। तो बगैर एक पैसा दिया कौमी खजाने को लोग चोरी के पैसा वाइट भी कर रहे हैं और पैसा बाहर रहे हैं। तो ये कानून भी आपने अभी बरकरार रखा है। तो जब आप ये इस तरह से करेंगे तो मईशत भी कमजोर होगी। सबसे बड़ी बात यह कि महंगाई बढ़ेगी, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, और आप जो इम्पोर्ट्स, हम तो इम्पोर्टेड कंट्री हैं, तो उनकी रुपये में मालियत बढ़ जाएगी, उस पर गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ेगी, सेल्स टैक्स भी बढ़ेगा। $1 1 डॉलर पे जब कम होता है तो कम से कम 117 अरब रुपए के जो है वो कर्जे बढ़ जाते हैं मुल्की करेंसी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है, ये भी बताइएगा कि जिस वक्त गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है तो वो हवाला जब दे रहे होते हैं इसहाक़ साहब का, तो वो ये कहते हैं कि मसनूई तौर पर कंट्रोल किया गया था। अब जब हम चाह रहे हैं कि डॉलर की कदर में इजाफा ना हो, तो फिर अभी तो अगर हुकूमत कुछ करेगी या स्टेट बैंक कुछ करेगा तो फिर मामला वही आएगा कि मसनूई तौर पर शायद कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं कि मसनूई तौर पर कंट्रोल भी ना करना पड़े और कदर नीचे भी आए? लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात सही नहीं है। उसकी बता दूं, ये कंट्रोल का जो ये रेट डिटरमिन करता है स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और मेरे पास स्टेट बैंक के 2 प्रेस रिलीजेज हैं 2018 के शुरू के, जब तहरीक वो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था। उन्होंने कहा कि अब जो हमने रुपए की कदर में कमी की है, अब ये ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है, तो ये इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं होता, स्टेट बैंक का है। जी। और स्टेट बैंक के ये प्रेस रिलीजेज मौजूद हैं कि अब क्योंकि वो कमी जो थी उन्होंने भी की थी जो केयर टेकर्स थे, तो वो अब वो कह रहे हैं 2070 में वो खराबी हम दूर कर चुके थे। आज जो मसला आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट हमारे नहीं है, वो तो आप बताए हुए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पिछले साल में बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, जो हमारा तिजारती खसारा था जिसको ये कम करने की बात कर रहे थे, वो 7 अरब डॉलर बढ़ गया, $7 बिलियन। और इस साल करंट अकाउंट की जो हम बात कर रहे थे फाजिल हो गया, वो इस साल 10 अरब डॉलर मनफी होने जा रहा है। मार्केट को इस बात को पता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और हमारे जो है इशारिये खराब हो रहे हैं, महंगाई हमारी बढ़ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। बिल्कुल ठीक है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। यानी कि मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा अगर डॉलर की कदर में कमी नहीं होती, अगर इसकी कीमत में इजाफा ही होता गया तो मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। और जो वज़ीर आज़म साहब बारहा कह चुके हैं कि अब मेरा मिशन यह है कि मैंने महंगाई को कंट्रोल करना, तो शायद वो पाया तकमील को नहीं पहुँच सकेगा अगर सूरत हाल यही रही तो इसके ऊपर स्टेट बैंक को भी सोचना होगा, गवर्नमेंट को भी, वज़ीर आज़म साहब को भी देखना होगा, और फिर जो उनकी टीम के हवाले से इस्तीफ़े सामने आते हैं वो भी देखने होंगे। और FPR के चेयरमैन को अगर हम दूसरी तरफ से भी देख लें, रेवेन्यू के मामलात को देखें तो वो भी हम देख रहे हैं 5वीं मरतबा चेंज हो चुके हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।